अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, कुछ लेखक होते हैं, कुछ शौकिया लिखते हैं। अभी तक जितनी भी कहानियाँ मैंने आपको सुनाई हैं वो सब मेरी खुद की लिखी हुई हैं और मैं कोई लेखक नहीं हूँ। मैं शौकिया लिखता हूँ। जब जैसा मूड बन गया वैसा लिखने लगा। इसलिए हो सकता है मेरी कहानियों में आपको सीरियल ना मिलता हो। इसलिए जैसा जैसा जहाँ जहाँ से याद आता है मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। मुझसे जुड़े रहिए और आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे पंडित जी, कौन है भाई? अरे मैं हूँ हरिराम। आओ हरिराम, चिट्ठी लाए हो क्या? हरिराम गांव के डाकिये का नाम है। अरे नहीं बाबा, शहर से कोई बड़े साहब और मेम साहब आए हैं। आपका पता पूछ रहे थे, सो मैं उनको यहाँ ले आया। कौन आया है? पंडित जी थोड़ा सिहर गए, क्योंकि किसी से बनावट से मिलना उनके चरित्र में नहीं है। जी साहब। पंडित जी बड़े साहब की तरफ मुखातिब हुए। पंडित जी, मेरा नाम रोहित है और ये मेरी पत्नी कुमोनिका। जी स्वागत है। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पंडित जी, आपके मंदिर में कुछ दिनों पहले कोई आदमी रहता था। साहब, ये मंदिर है, यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। हम किसी का हिसाब नहीं रखते। ये देखिए, ये तस्वीर। क्या ये इंसान यहाँ रहता था? आपको कुछ याद पड़ता है? पंडित जी तस्वीर देख चौंक गए, लेकिन बहुत खूबसूरती से अपने भावों को छुपा गए। आज 70 साल की दुनियादारी का अनुभव काम दिखा रहा था। वो तस्वीर उसी फकीर की थी। जी, आपका इनसे क्या संबंध है, अगर आप बुरा ना माने? जी, मैं उनका बड़ा भाई हूँ और ये उनकी भाभी है। ओह, अरे अंजलि बिटिया, जरा खटिया तो डाल दे पेड़ के नीचे। हाँ बाबा। आप लोग बैठिए, मैं अभी 10 मिनट में आया। अंजलि, साहब और मेम साहब को पानी पिला दे। अधिक अलमारी में कांच के गिलास हैं, कपड़े से पोंछ लेना बिटिया। जी बाबा। दिन में 3 बजे दरवाजे की घंटी बजी। कौन है? अरे बाबा, आप इस वक्त यहाँ? सब कुशल तो है? पंडित जी की हाँफती हुई आवाज़। बिटिया, फकीर की याद है ना तुझको? हाँ बाबा, याद है, लेकिन आप इतना हाँफ क्यों रहे हो? यहाँ बैठो। मन ही मन में सोचने लगी कि बाबा बोल दो कि फकीर जिंदा है। उसके बड़े भाई और भावज आए हैं। कहाँ? यहाँ? हाँ, मंदिर में बैठा कर आया हूँ। बड़े साहब लगते हैं मोटर गाड़ी से आए हैं। मेरे पास कुछ मिठाई नहीं थी तो लेने रतिलाल की दुकान पे जा रहा था, तो याद आया कि पैसे तो है ही नहीं। तो बिटिया 20 रुपये दे दे, कल वापस कर दूंगा। क्या बाबा, क्या बोल रहे हो? बिटिया भी बोल रहे हो और वापस भी दे दूंगा। ये लो, और ये एक डिब्बा मिठाई और लेते जाओ। मैं आऊँ क्या मंदिर? आना चाहे तो आजा। अच्छा, तो आप चलो, मैं आती हूँ। पंडित जी चले गए और मैं भाग्य के इस खेल पर विस्मित हो वहीं बैठ गई। उनके भैया भाभी, मतलब रोहित और कुमोनिका, यहाँ इस गांव में क्या काम हो सकता है? मैंने एक बार फिर फकीर की डायरी देखी और फिर से संभाल दी। पंडित जी लगभग दौड़ते दौड़ते वापस मंदिर पहुंचे। माफ़ करिएगा साहब, आपको इंतज़ार करना पड़ा। कोई बात नहीं पंडित जी, बड़ा शांत वातावरण है यहाँ का। बरगद का पेड़, पोखरा, काफ़ी समय बाद देखा। काम की बात करो, कुमोनिका जी का भाई साहब को आदेश। अच्छा पंडित जी, आपने इस इंसान को देखा है? हाँ साहब, देखा है, यहाँ पर था। अच्छा, अब कहाँ होंगे भैया? कुमोनिका जी का वात्सल्य से भरा स्वर। क्या काम आन पड़ा साहब? आप अगर उचित समझे तो बता सकते हैं। पंडित जी के स्वर में दृढ़ता।
अरे पंडित जी क्या बताऊं, ये 2-3 कागज हैं, इस पर छोटे भाई के दस्तखत चाहिए थे। क्या जायदाद के कागज हैं? पंडित जी ने अपने 70 साल का अनुभव सामने रखते हुए पूछा। हाँ पंडित जी, लेकिन वो साहब हैं कहाँ? पंडित जी उसकी तरफ देखते रहे। वो मेरा बेटा था, पंडित जी का दो टूक जवाब। और अब वो इस दुनिया में नहीं है। आज से पहले कभी आपने उनको ढूंढने की कोशिश नहीं की? वो कहाँ है, कैसा है भी या नहीं है? नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं है, को मोनिका जी का रक्षात्मक जवाब। इनके पास टाइम नहीं होता, और फिर बच्चे और घर। आप तो सब कुछ छोड़कर मंदिर में रहते हैं, आप क्या समझेंगे? जी आप ठीक कह रही हैं। अंजलि बेटी, प्लेट में मिठाई लगा कर ला और चाय भी ला। चाय तो पीते हैं ना आप लोग? अच्छे कप हैं, साफ हैं। अरे नहीं पंडित जी, इसकी क्या ज़रूरत है? अरे साहब, रतिराम की दुकान की मिठाई है, पास के गांव तक इसका नाम है। और ये लीजिए, ये मिठाई मेरी एक बेटी ने आप लोगों के लिए भेजी है। वैसे साहब, आपके भाई का नाम क्या था? आनंद। जैसा नाम वैसा ही उसका स्वभाव, पंडित जी अपने आप से बोले। अच्छा साहब, अगर वो नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे, ढूंढेंगे? नहीं साहब, वो आपको इतना कष्ट नहीं देगा। ये कहकर पंडित जी अपने कमरे में गए और हाथ में एक मिट्टी की हंडिया लाल कपड़े से बंधी हुई लेकर लौटे। ये है साहब, आनंद। क्या? ये क्या? जी, आज 15 दिन हो गए। अब किसी कागज़ पर आपको इसके दस्तखत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एक सर्टिफिकेट बनता है ना आदमी के मर जाने पर, वो लगा दीजिएगा। आपके सारे काम आसान कर गया आनंद। शक न करिए मेरे ऊपर। आपने जब तस्वीर दिखाई थी तो मैं चौंक गया था, क्योंकि वो मेरा फ़कीर था, मेरा बेटा था। उसकी कुछ चीज़ें थी जो यहाँ एक बिटिया है उसके पास है। पंडित जी, एहसान होगा अगर आप उन तक हमें पहुँचा दें। रोहित का शांत स्वर। अंजलि बिटिया, मैं साहब लोगों के साथ जरा राधा बिटिया के घर जा रहा हूँ, जरा मंदिर देख लीजिए बिटिया। जी बाबा, अंजलि का जिम्मेदारी से भरा जवाब। पंडित जी रोहित साहब की गाड़ी में बैठकर राधा के घर गए। घंटी बजाई। राधा बिटिया, देख कौन आए हैं। आओ बाबा, कौन है? मैंने रोहित और कोमोनिका को देखा। मन में सोचा, मुझे अंदेशा था। नमस्ते, आइए। अरे राधा, तुम? रोहित जी का अपनत्व से भरा आश्चर्य। तुम? कोमोनिका जी का आश्चर्य से भरा सवाल। हाँ आइए, बैठिए। क्या लेंगे आप लोग? भाई मैं तो चाय लूँगा, सर में दर्द है। रोहित का सीधा सा जवाब। आप? मैं भी चाय ले लूँगी। कोमोनिका जी का एहसान करने सा स्वर। अच्छा बिटिया, मैं चलता हूँ। पंडित जी वहाँ से चलकर मंदिर की तरफ आ गए। राधा, ये आनंद और फ़कीर ये क्या है? रोहित का सवाल, और इस सवाल में छोटे भाई के न रहने का दुख भी झलका। भाई साहब, मैं भी कुछ नहीं जानती। बस दिवाली से कुछ दिन पहले फ़कीर आया है गांव में, हल्ला हो गया। मैं भी मंदिर जाती हूँ, तो वहाँ जाकर उनको देखा तो आंखें फटी रह गई। यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं फ़कीर आनंद को जानती हूँ। आपसे कब मुलाकात हुई थी आनंद की? मेरा प्रश्न रोहित जी से। ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, माँ की डेथ के बाद एक बार घर आए थे। जुलाई में आए थे। कोमोनिका जी का सीधा सा जवाब। तुम्हारे पास भैया की कुछ चीज़ें हैं? कोमोनिका का सीधा सा सवाल। रोहित कोमोनिका की तरफ देखते रहे। माता जी का स्वर्गवास तो 2004 में हुआ था ना। 2009 तक आप लोगों ने कोई खबर ही नहीं ली आनंद की कि कहाँ है। खबर कैसे लेते जब उसका कोई अता पता ही नहीं था। हाँ, सब कुछ छोड़ने की बात करता था, लेकिन मैंने कभी इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया, और उसने तो सब कुछ छोड़ ही दिया।
रोहित की आंखों में कुछ आंसू छलके। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं उसकी चीज़ें देख सकता हूँ। मैं क्यों बुरा मानूँ भाई साहब, बस एक गुजारिश है, बोलो। उन चीज़ों में से जो आपके काम की ना हो वो मैं रख सकती हूँ। तुम रख कर क्या करोगी? कुमोनिका जी का एक और बार। करूँगी तो कुछ नहीं, आपके परिवार से 2 पुश्तों की जान पहचान है, बस इसलिए। राधा, जब आनंद ही नहीं रहा तो ये चीज़ें तुम रखो या मैं रखूँ, क्या फ़र्क है? रोहित का एक सुलझा सा जवाब। ये लीजिए, कुछ डायरियाँ, कुछ कलम, एक घड़ी और ये कुछ रुपए पैसे। ये है उनकी जमा पूंजी। और अगर चाहिए तो ये झोला चेक कर लीजिए। मैं कुमोनिका जी से मुखातिब हुई। अरे, ये घड़ी तो पिताजी की है और कलम भी अभी तक संभाल रखा था उसने। उन्होंने ही तो अभी तक संभाल रखा था। और हाँ, ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है, ये आपके काम का हो सकता है। सुनो, शाम हो रही है, चलना भी है। कुमोनिका जी का रोहित से प्रश्न। हाँ, जब मौत घर देख लेती है तो फिर 2001 में पिताजी, 2004 में माँ, 2010 में ये। कहाँ रुके हैं आप लोग? बच्चे कहाँ हैं? इनकी कंपनी का गेस्ट हाउस है ना, वहाँ रुके हैं। बच्चों को नानी के घर छोड़ा है। ओह, खाना खाकर जाइएगा। नहीं राधा, आज नहीं। कहाँ किया उसका अंतिम संस्कार? किसने किया? यही हुआ और पंडित जी ने किया। वो उसको अपना बेटा मानते थे और गांव वालों के लिए एक फ़कीर थे और गांव के बच्चों के लिए फ़कीर बाबा, आनंद और उनका मालिक। और तुम्हारे लिए? कुमोनिका जी का एक और तीर। मेरे लिए? हमारे आप और आपके परिवार को जोड़ती हुई कड़ी थे वो। क्या मैं डायरी देख सकता हूँ? रोहित रह रह कर आनंद से जुड़ रहे थे। छोटा भाई था उनका। सही लिखा है उसने, किसी से मोह नहीं था। माँ के जाने के बाद तो और बेलग हो गया। ये तपस्विनी कौन है जिसने उसको फ़कीर बना दिया? लेकिन कहीं भी डायरी में उसने किसी की कोई शिकायत नहीं लिखी, सबके लिए दुआ ही मांगता रहा। तुमने तो अंतिम देखा है उसको, कैसा लगता था? रोहित रो पड़े। उसके खाने पीने का? भाई साहब, जैसा मैं शुरू में जानती थी, जैसा देखा था, उसका बिल्कुल उल्टा देखा। वो चुलबुला आनंद, वो शायर आनंद, वो रंगीला आनंद, सब कुछ गायब हो गया था। बस मालिक, मौला और तपस्विनी। पता नहीं किस चीज़ की तलाश थी उनको, जिसको ढूंढते रहे। इस दुनिया में नहीं मिली तो उस दुनिया में ढूंढने चले गए। पलकें तो मेरी भी नम हो रही थी। शांत और हर बात पे मुस्कुरा देना, ये आनंद की निशानी बन गई थी। भाई साहब, डायरी का पेज नंबर 87 पढ़िए। कई दिनों से हंसा नहीं हूँ। अकेले में जब हंसता हूँ तो लोग पागल समझकर 1-2 गालियाँ दे देते हैं। माँ बच्चों को पागल है कहकर दूर कर लेती हैं। कुछ बच्चे तो पत्थर मारकर भाग जाते हैं। उफ, किस चीज़ की तलाश थी उसको? उसके खाने पीने का? भिक्षा? क्या? हाँ भाई साहब, भिक्षा। वो भी सिर्फ 2 रोटी। यहाँ से 10 कोस दूर एक गांव है, वहाँ पर इनको 2 रोटी वाला फ़कीर कहकर बुलाते थे। लेकिन भैया को तो खाने पीने का बड़ा शौक़ था। हाँ, तभी तो अपने आप को चंद गालियों, कुछ अपमान और 2 रोटियों में बांध लिया था। लेकिन बहुत शांत अंत हुआ उनका। जो भी उनको चाहिए था उसी के ध्यान में बैठ गए होंगे। कब शरीर छूटा कोई नहीं जानता। ये तपस्विनी कौन है? कुमोनिका जी का प्रश्न। तुम तो नहीं? मैं कुमोनिका जी के साहस की दाद दे रही थी कि इस मौके पर वो अपने तीर छोड़ना नहीं भूली। रोहित, कुमोनिका जी, जरा आप खामोश रह सकती हैं? नहीं भाई साहब, कह लेने दीजिए। ये तपस्विनी कौन है? किसके लिए वो फ़कीर बन गए?
सब जवाब वो अपने साथ लेकर चले गए। हाँ राधा, मानता हूँ, लेकिन वो किस्मत का बहुत धनी था कि अंत समय तक लोगों का प्यार लेकर गया। वही उसने बांटा, वही उसे मिला भी। कम से कम वहाँ उसके प्राण निकले जहाँ कोई ना कोई उसका जानने वाला तो था, लावारिस नहीं गया। अरे राधा, आनंद का अस्थि कलश पंडित जी के पास है, उसको भी प्रवाहित करना है। अभी तक पंडित जी के पास है, इतना मुँह एक फकीर से, जिसके अपने उसके ना हुए उसको पंडित जी ने अपनाया। वैसे भाई साहब, बुरा ना मानिएगा, कुछ चूक तो आपसे भी हुई। यहाँ पास में एक नदी है, उसी में प्रवाहित कर दीजिए। पिताजी को गंगा में, माताजी को गंगा में, छोटे भाई को यहाँ, वो भी सब मेरे ही हाथों। वाह रे भाग्य, वाह रे वाह।